फेयर अलार्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि ऐसी डरावनी कहानियाँ आप हर हफ्ते सुन सके। बढ़ते महंगाई के दौर में सिर्फ ऑटो चला करके ऑटो ड्राइवर संजय के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। ऐसे में एक दिन आधी रात को उसे एक फोन आया कि उसके पड़ोसी अपने गांव से वापस आ रहे हैं, तो क्या वो उन्हें स्टेशन से पिक कर लेगा। स्टेशन पहुंचकर वो उन लोगों को घर ले आया और उसे रातों रात 500 रुपए की कमाई हो गई। ऑटो ड्राइवर संजय काफी खुश था कि जो पैसे उसने दिन भर में नहीं कमाए वो तो उसे घंटे भर में मिल गए। अगली सुबह उसे ये तरकीब आई कि क्यों ना वो अपने ऑटो सर्विस के पैम्पलेट्स पूरे शहर में लगा दे, जहाँ जहाँ वो जाता है। दिन भर में वो जहाँ जहाँ भी गया उसने कुछ पैम्पलेट्स दीवार पे चिपका दिए। शाम को थका हारा जब वो अपने घर आया तो हमेशा की तरह उसके जेब खाली ही थे। निराश होकर वो सो गया, पर तभी उसे बार बार कॉल्स आने लगे। कभी किसी को एयरपोर्ट जाना रहता था, किसी को स्टेशन या किसी को हॉस्पिटल जाना रहता था। उसकी तरकीब काम करने लगी थी। वो दिन भर में काफी अच्छी कमाई कर लेता था, जिससे उसकी सारी दिक्कतें भी दूर होने लगी थी। उसने और भी कई सारे पैम्पलेट्स लगाने शुरू कर दिए, पर वो कहते हैं ना कि हम समस्या दूर करते करते कई बार उन्हें पैदा भी कर लेते हैं। एक शाम जब संजय अपने घर में आराम कर रहा था तो उसे एक कॉल आई। वो फोन किसी 12-13 साल की बच्ची ने किया था। जब संजय ने फोन उठाया तो वो बच्ची रोते रोते कहने लगी, अंकल मेरी मम्मी 2 दिन से बहुत बीमार है, मुझे लगता है उन्हें कुछ हो गया है, आप प्लीज उनको हॉस्पिटल ले चलिए। ऐसा कह के उस लड़की ने अपना पता लिखवाया और फोन रख दिया। संजय ने देखा उस लड़की का पता तो उसके घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो करे क्या। उसे मालूम था कि वो लोगों की मदद से पीछे नहीं हटेगा। उसने सोचा क्या पता उस लड़की के मदद के लिए कोई नहीं होगा। सोचने में ज्यादा समय ना गवाते हुए संजय अपने घर से ऑटो लेकर निकल पड़ा। जहाँ से उसे फोन आया था वो कोई गांव का इलाका था। सूर्यास्त होने में ज्यादा समय नहीं था। सुनसान सड़कों से होते हुए संजय आगे बढ़ रहा था। वो सड़क बीहड़ जंगलों के बीचों बीच से होते हुए जा रही थी। ताज्जुब की बात तो ये थी कि संजय ने 10 सालों में कभी भी उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया था। अंधेरा हो चुका था और तब तक संजय उस बच्ची के लिखवाए पते पर भी पहुंच गया। उसने देखा पूरा गांव सुनसान पड़ा था और आसपास कहीं कोई भी नहीं दिख रहा था। वो अपने ऑटो से घर के बाहर उतरा जहां उसे बुलाया गया था। वो घर एक बहुत बड़ी हवेली के जैसा था। उस घर के बाहर उसने देखा कि एक लैंप वहां जल रहा था। वो इधर उधर देख ही रहा था कि उसने अचानक एक बच्ची को अपने ऑटो रिक्शा के सामने खड़े देखा। इससे पहले कि वो उस बच्ची से कुछ कहता उसने कहा, अंकल आपने इतनी देर कर दी, जल्दी अंदर चलिए, मेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाना है। इतना कह के वो बच्ची घर के अंदर जाने लगी कि तभी संजय ने उससे पूछा, बेटा क्या तुम्हारे घर में कोई बड़ा आदमी नहीं है जो तुम अकेली ये सब कर रही हो। उस बच्ची ने संजय के बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहने लगी, जल्दी चलिए, और इतना कहते ही वो घर के अंदर चले गई। संजय ने घर के बाहर रखे उस लैंप को उठा लिया और वो अंदर चला गया। अंदर जाते वक्त उसने अपने आसपास के चीजों पे भी ध्यान दिया। उसे वहाँ कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी उसने देखा वो बच्ची तो वहाँ थी ही नहीं। संजय उसे आवाज देने लगा। वो घर अंदर से काफी बड़ा था मगर वहाँ कोई भी नहीं था। संजय को अपने गूंजते हुए आवाज के सिवा वहाँ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो पूरे घर में घूम घूम कर देखने लगा पर उसको वहाँ कोई भी नहीं मिला। तभी उसे ये एहसास हुआ कि कोई बड़े तेजी से उसके बगल से पार हुआ है। वो फौरन पीछे पलटा पर वहाँ कोई भी नहीं था। उसको लगा शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और उसका समय बर्बाद कर रहा है। उसने फिर भी उस बच्ची को कई दफा आवाज लगाई पर उसका कोई नामो निशान भी नहीं था। संजय को अब विश्वास हो गया था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है।
उसको लगा कि अब उसे वहां से चले जाना चाहिए। जाने से पहले उसने उस बच्ची को आवाज दिया, मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ऐसा कह के जैसे ही संजय पीछे गेट की ओर मुड़ा, उसने उस बच्ची को अचानक वहां खड़े देखा, जो कि पल भर पहले वहां थी ही नहीं। अंकल, आप किधर रह गए थे? जल्दी मेरी मम्मी के कमरे में चलिए ना, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। संजय ने उस बच्ची से पूछा, मैंने तो तुमको पूरे घर में ढूंढा पर तुम तो कहीं भी नहीं दिखी, फिर अचानक यहाँ कैसे आ गई? अरे अंकल, मैं तो अपने मम्मी के कमरे में थी और आपको आवाज दे रही थी, आप ही न जाने किधर चले गए थे। संजय ने ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया और तुरंत उस बच्ची के साथ कमरे में चला गया। तभी संजय को किसी के कदमों की आहट आई। उस आहट से ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाठी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो बच्ची डर के मारे संजय के पीछे छिप गई और कहने लगी, वो हम दोनों को मार देगा अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है। संजय ने कहा, तुम अपनी माँ को लेके बाहर चलो, वो जो कोई भी है मैं उसको देख लूंगा। फिर संजय ने दोनों माँ बेटी को बाहर ऑटो में बिठाया और ऑटो स्टार्ट किया कि तभी एक आदमी हाथ में लाठी लिए उसके ऑटो के सामने आके खड़ा हो गया और गुस्से में उससे कहने लगा, कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बेटी और बीवी को? जिस पर संजय ने कहा, सर इनका तबीयत बहुत खराब है, इनको हॉस्पिटल ले जाना होगा। नहीं, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। संजय ने कहा, कैसे आदमी हो, हटो सामने से। इतने में वो बच्ची घबराते हुए कहने लगी, अंकल जल्दी से यहाँ से चलो वरना ये हम लोगों को मार देगा। संजय बिना उस आदमी के बातों पर ध्यान दिए ऑटो को चलाने लगा। वो अब उस बच्ची और उसकी माँ को ऑटो में साथ लेकर हॉस्पिटल की तरफ तेजी से जा रहा था कि तभी उसने उसी लाठी वाले आदमी को रोड पे खड़े देखा जो उसे ऑटो रोकने का इशारा कर रहा था। वो बच्ची बार बार कहने लगी, अंकल मत रोको, चलते रहो। मगर फिर भी संजय ने ऑटो साइड में खड़ा किया और उस आदमी के पास गुस्से में गया। क्या दिक्कत है तुम्हारी, क्यों परेशान कर रहे हो? संजय के ऐसा कहने पे वो आदमी हंसने लगा और उसने कहा, जिसे तुम अपने साथ लेकर जा रहे हो वो मेरी बेटी और बीवी नहीं है, वो दोनों तो 10 साल पहले ही मर गए। ये तो उनकी आत्मा है जो रोज शाम होते ही किसी न किसी को परेशान करती है। वो लोग मुझसे डरते हैं, इसीलिए मैं ये लाठी अपने साथ रखता हूँ। संजय कहने लगा, क्या बकवास कर रहे हो, वो दोनों अब भी मेरे ऑटो में ही है। उस आदमी ने संजय से ऑटो में जाकर देखने को कहा। संजय अपनी ऑटो के पास गया और उसने देखा वहाँ तो सच में कोई भी नहीं था। ये देखकर उसके होश उड़ गए और वो पसीने से तर हो गया। वो घबराते हुए जल्दी से ऑटो में बैठ गया और वो स्पीड में अपने घर की तरफ निकल पड़ा। वो जंगल का रास्ता काफी खौफनाक और अजीब था। कुछ 5 मिनट हो गए थे कि संजय की नजर अपने ऑटो के आईने पर गई जिसमें उसने उस बच्ची को देखा। संजय काफी घबरा गया और डर के मारे उसके ऑटो का एक्सीडेंट हो गया। उसने अपनी ऑटो पलट दी थी और वो वहीं सड़क पर बेहोश पड़ा था। कुछ 5 मिनट में जब उसकी आंखें खुली तभी उसने कुछ दूरी पर उस लाठी वाले आदमी को अपने तरफ आते देखा। उसे अपने तरफ आते देख उसने अपने हाथ को उठा के उससे मदद मांगी और फिर वहीं बेहोश हो गया। कुछ 2 दिन बाद जब वो होश में आया उसने अपनी बीवी से पूछा कि उसे क्या हुआ था, जिस पर उसकी बीवी ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। उस वक्त संजय ने अपनी बीवी को कुछ भी नहीं बताया और 1 हफ्ते बाद वो दिन के समय में वापस उसी गांव में गया और वहां उसने उस बच्ची और उसकी माँ का जिक्र किया और अपनी आप बीती बताई, जिस पर उसे मालूम चला कि वो दोनों माँ बेटी को मरे हुए 10 साल हो गए हैं, मगर वो लाठी वाला आदमी वो भी उनके साथ ही मर गया था। संजय ने पहले कभी ऐसी चीजों का सामना नहीं किया था। गांव वालों की बातें सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने शाम होने के बाद फिर कभी किसी सवारी को अपने ऑटो में नहीं चढ़ाया। दोस्तों, इस किस्से में आए किरदार और जगह के लिए मैंने एक नाटक के नाम और जगह चुना है।
फेयर अलार्म पर बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।